नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए यह काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको डेली इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते रहें और आप अपनी तैयारी को और आसान बना सकें। तो दोस्तों, यह कई चुन के लाए हुए प्रश्न हैं जो कि पिछले कई सालों से पूछे जाते रहे हैं और हूबहू आपको इसी प्रकार देखने को मिल जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों। तो कौन सी विशेष व्यवस्था है जो कि इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों? तो वह ली गई है संसदीय प्रणाली को। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संसदीय प्रणाली को इंग्लैंड की व्यवस्था से ली गई है या इंग्लैंड के संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली को। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है दोस्तों? तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो वह रखती है किस देश की सॉरी दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो वह कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वह किस देश के किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित है? तो जो भारत का संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है दोस्तों, कितने भाग में विभाजित है दोस्तों? तो वह 22 भाग में विभाजित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं दोस्तों, या फिर कह सकते हैं अध्याय, इसी को अध्याय भी कह सकते हैं दोस्तों। कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल अध्याय हैं दोस्तों 22। ऑप्शन आपका सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है उसका उल्लेख किस भाग में है दोस्तों? तो वह हो जाता है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो जो नागरिकता है तो वह किस भाग में उल्लेखित है? तो वह भाग 2 में उल्लेखित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं कुल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वह 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में वर्तमान समय में। अगला प्रश्न है हमारा आज का, संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? तो संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है दोस्तों? तो भाषा संबंधी उल्लेख आप सभी जानते हैं कि अनुसूची 8 में भाषा का उल्लेख है। कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो 22 भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में। 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें दोस्तों अनुसूची 8 में। आपको कमेंट करके बताना है कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, यह आपको कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संविधान में किसी राज्य को सम्मिलित करने का या फिर भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वह किसके पास होता है? तो वह संसद के पास होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि संसद जो है वह किसी राज्य को सम्मिलित कर सकती है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है हमारा,
आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश जो था उसे भाषाई रूप में गठित किया गया था। किस वर्ष गठित किया गया था? तो यह किया गया था 1953 में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की, भाषा के रूप में मान्यता दी गई और उसे एक नया राज्य बनाया गया था। कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है किसी, या फिर उसको घटा सकता है, कम कर सकता है, यह ये शक्ति है किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था दोस्तों? तो 4 वर्गों में रखा गया था। आपको कमेंट जरूर करके बताना है कि वह 4 वर्ग कौन कौन से थे जिनमें राज्यों को रखा गया था, यह आपको कमेंट में बताना है। भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं दोस्तों? तो 28 राज्य हैं। कुछ लोगों को पता होगा कि अभी भी 29 राज्य हैं, लेकिन 29 नहीं है दोस्तों। जम्मू कश्मीर जो था दोस्तों, जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है। फिर जम्मू कश्मीर को जो है क्या कर दिया गया दोस्तों? तो इसको राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, अब यह संघ राज्य क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था दोस्तों? तो अभी आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश जो था उसे प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो जो पुदुचेरी था दोस्तों उसे किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? तो यह 1962 में इसे भारतीय संघ में पुदुचेरी को शामिल किया गया था। इससे पहले यहाँ किसका अधिकार रहता था दोस्तों? तो यहाँ पुर्तगालियों का अधिकार रहता था। पुर्तगालियों का अधिकार था यहाँ पे, कहाँ पे? पुदुचेरी में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। फिर बाद में इसे 1962 में आज़ाद कराया गया और भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हिमाचल प्रदेश कब राज्य बना दोस्तों? तो प्रस्ताव पारित हो गया था 1970 में, लेकिन यह 1971 में बन के तैयार हो गया था, मान्यता प्राप्त हो गई थी इसे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 हो जाएगा। लेकिन अगर 1970 में प्रस्ताव पारित हो गया था हिमाचल प्रदेश को राज्य बनाने का, और 1971 में यह राज्य बन के तैयार हो गया था। तो 1970-71 आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा अगर आपको मिलता है तो। ज़्यादातर वैसे आपको 1970 ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य है, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है ये संविधान के किस अध्याय में वर्णित है, किस भाग में वर्णित है दोस्तों? तो यह भाग 3 में मौलिक अधिकार आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये 22 भाग हैं, उनमें से जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकार मिल जाएंगे और दूसरे भाग में आपको नागरिकता संबंधी विषय देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। नागरिकता 2 में और मौलिक अधिकार जो है वह भाग 3 में आपको देखने को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो जो मूल संविधान था दोस्तों हमारा, उसमें कुल कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा दोस्तों? तो अर्थात संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार था पहले, 7वां मौलिक अधिकार हमारा था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया दोस्तों। अब कुल 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई दोस्तों? तो यह ली गई थी इंग्लैंड से। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से ली गई थी। एकल नागरिकता से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वह किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर वह किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर वह भारत में रहना चाहता है तो सिर्फ वह भारत का ही नागरिक हो सकता है, ना कि किसी अन्य देश का भी नागरिक हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो जो मूल अधिकार होते हैं दोस्तों उनका संरक्षक कौन होता है? मूल अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो वह होता है न्यायपालिका दोस्तों।
न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक होती है। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सीधा उच्चतम न्यायालय तक, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, अगर कोई आपके मूल अधिकारों को का हनन करता है। आप सभी को पता है मूल अधिकार कितने हैं दोस्तों? तो मूल अधिकार हैं कुल 6 मूल अधिकार हैं दोस्तों, कुल 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, वह कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान का? तो वह आयरलैंड से लिया गया है। क्या? नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं, इन्हें कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 1976 में जोड़ा गया था। जो आपके दायित्व बनते हैं अपने देश के प्रति, उन्हें कब जोड़ा गया था? उन्हीं को हम मूल कर्तव्य कहते हैं। जो आपका दायित्व बनता है अपने देश के प्रति एक नागरिक होने के कारण, उन्हें कब जोड़ा गया दोस्तों? 1976 में जोड़ा गया। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है। तो मूल अधिकारों में परिवर्तन की शक्ति किसे प्राप्त है? मूल अधिकारों को परिवर्तित कौन कर सकता है दोस्तों? तो वह कर सकता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह शक्ति प्राप्त होती है। हमारा आज का 27वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति, जो उस समय भारत के राष्ट्रपति होंगे, वही भारत के पहले नागरिक होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितने 30 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, और अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, जैसा आपको सही लगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जो कि आपके दायित्व कितने हैं? 11 कुल दायित्व हैं अपने देश के प्रति। तो मूल कर्तव्यों की संख्या दोस्तों 11 है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं दोस्तों? तो जो भारतीय संसद है उसके 2 सदन हैं, 2 अंग हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 2 अंग हैं, 2 सदन है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, तो हम इसे देख लेते हैं। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो संसद को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? जो संसद है उसे कौन भंग कर सकता है? तो उसे भंग करने की जो शक्ति है दोस्तों, वह राष्ट्रपति में होती है। वह संसद को भंग कर सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। मिलते हैं अपने और अगले वीडियो में।